ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में। खेती के नए नए तरीके जानने की इच्छा सबको होती है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर किसान। आए दिन टीवी या अखबार में ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुनते ही रहते हैं, जैसे कि जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, बायोडायनेमिक खेती। ऐसे नाम आपने सुने ही होंगे। ऐसे नाम सुनकर काफ़ी लोग सोचते हैं कि खेती कितने प्रकार से की जाती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के इन समस्याओं को दूर करने वाला हूं और आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, सामान्यतः खेती दो ही प्रकार की होती है, जैविक खेती और रासायनिक खेती। जैविक खेती के अंतर्गत मुख्यतः प्राकृतिक खेती या बायोडायनेमिक खेती या जीरो बजट खेती भी इसी के अंतर्गत आती है। दो भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि मृदा को पोषक तत्व दो ही माध्यम से दिया जा सकता है, या तो जैविक विधि से या रासायनिक विधि से। रासायनिक विधि से अपन अलग अलग रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP, MOP इत्यादि। या फिर जैविक खेती से पोषक तत्व दे सकते हैं, जिसमें मुख्यतः जीवाणु पोषक तत्व होते हैं। यह पौधों को पोषक तत्वों को चार्ज अवस्था में लाकर उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि पौधे लेने में आसानी रहती है और पौधे पोषक तत्वों को सीधे ले नहीं पाते, तो उनको उपलब्ध अवस्था में प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक खेती में जीवाणु का एक बड़ा योगदान होता है। अलग अलग पोषक तत्वों को अलग अलग जीवाणु चार्ज अवस्था में लाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन को राइजोबियम वगैरह हो गया। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एजेक्टोबैक्टर इत्यादि लाते हैं। बाजार में इनका घोल भी आसानी से मिल जाता है। उसी तरह फॉस्फोरस को चार्ज अवस्था में लाने वाले बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास, बेसिलस इत्यादि, यह भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे कि PSB या फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया के नाम से आते हैं। फफूंदीनाशक के लिए भी ऑर्गेनिक खेती में बैक्टीरिया आते हैं, जिसे कि बेसिलस कहते हैं। बहुत से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं कीटों के नियंत्रण हेतु। प्रकृति ने हम सभी को कुछ न कुछ स्पेशल गुण दिया है, जैसे कि नीम को कड़वापन, आम को मीठापन, इमली को खट्टापन। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत यही है कि इन गुणों को पहचान कर खेती में ऐसे प्रयोग करें जिससे कि खेत की उत्पादकता व गुणवत्ता दोनों ही अच्छी रहे। रासायनिक खेती में जैसे DAP, यूरिया, MOP का प्रयोग होता है, उसी प्रकार जैविक खेती में भी अलग अलग प्रकार से घोल तैयार किए जाते हैं, जिससे कि कीटों से बचाया जा सकता है एवं पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, घोल के बारे में जानने से पहले सावधानी जरूरी है। दोस्तों, जैविक खेती में जितने भी घोल बनते हैं वे सीधे तौर पर जड़ों के पास अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सीधे तौर पर पौधों की जड़ों के पास देते हैं या उपयोग करते हैं तो उनसे फफूंदी की समस्या आने का खतरा रहता है। तो अब बात करते हैं घोल बनाने के तरीके। तो सामान्यतः दो ही तरीकों से घोल तैयार किया जाता है, या तो सड़ाकर तैयार किया जाए या इनको उबालकर बनाए गए घोल में फफूंदी वाली समस्या सामान्यतः देखने को नहीं मिलती, बजाय के सड़ाकर बनाए गए घोल में। अब बात करते हैं घोलों को उपयोग करने के तरीके। तो इसके अंतर्गत सामान्यतः फर्स्ट उपयोग आता है जैविक घोलों को खेत के बीच में देना चाहिए, जहां पर पौधों की संख्या कम हो, या फिर मेड़ों के किनारे दे सकते हैं अगर पूरी तरह से फसल लगी हुई है तो। इसके अलावा सबसे जो अच्छा तरीका होता है तो इनको पानी के साथ उपयोग करना चाहिए। अगर पानी के साथ उपयोग करते हैं या घोल देते हैं तो इससे घोल पूरे खेत के अंदर फैल जाता है और पोषक तत्वों के समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मुख्यतः घोल होता है जीवामृत, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे एजोस्पाइरिलम, ट्राइकोडर्मा, PSB, सूडोमोनास। इसके साथ ही कुछ NPK की मात्रा भी होती है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। इनका सबसे अच्छा परिणाम सिंचाई के साथ ही देखने को मिलता है। हालांकि इनका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्प्रे की मात्रा में कम रखते हैं। जैसे कि 1 टंकी पानी लेते हैं तो उसमें बड़े पौधों के लिए 200 ml एवं छोटे पौधों के लिए 50 ml प्रति टंकी लेनी चाहिए। इसके अलावा अन्य घोल भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि संजीवक,
घनजीवामृत या पंचगव्य, समृद्ध अमृत घोल या अमृत घोल या अमृत पानी। इन सभी का एक मुख्य काम होता है कि मृदा में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना। अगर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, उससे पौधों की जड़ों के पास रहकर भोजन उपलब्ध होता है और पोषक तत्व भी प्रदान करते रहते हैं। अगर पौधे की जड़ों के आसपास अच्छे बैक्टीरिया वाली परत बन जाती है तो हानिकारक बैक्टीरिया भी इनके पास में नहीं आते और नुकसान नहीं होता। अब जानते हैं जैविक कीटनाशक व फफूंदी नाशक। अगर मैं बात करूं कीटनाशकों या फफूंदी नाशकों की, तो उनमें सबसे मुख्यतः आता है नीमास्त्र। इसका प्रयोग बचाव के लिए किया जाता है। हर हफ्ते नीमास्त्र का प्रयोग करके कीटों व रोगों से बचाया जा सकता है। कीट अगर आ जाए तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र या अग्नियास्त्र का उपयोग भी लिया जाता है। अग्नियास्त्र सामान्यतः तना छेदक, लटो, पत्ती लपेटा या फल छेदक या सुंडी इत्यादि कीटों पर काम करता है और ब्रह्मास्त्र लगभग सभी कीटों के लिए काम करता है। मित्रों, सामान्यतः जो जैविक खेती में घोल का उपयोग किया जाता है, ज्यादातर विषैले पत्तों एवं गोमूत्र से ही तैयार किया जाता है। इसी तरह फफूंदी और वायरस से बचने के लिए अगर नारियल का और छाछ का घोल और कॉपर छाछ के घोल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में मुख्यतः केंचुए का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मिट्टी में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है। खेत में गोबर की खाद डालने का सुझाव भी इसी प्रकार दिया जाता है, क्योंकि गोबर एक चुंबक की तरह काम करता है जो कि केंचुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और गोबर की खाद में भी अच्छी मात्रा में केंचुए पाए जाते हैं। केंचुए मिट्टी को भुरभुरा करते हैं और सामान्यतः 4 किलो केंचुआ रोज 1 किलो खाद तैयार कर देते हैं। इसीलिए इसे प्राकृतिक जैविक खाद बनाने वाला कारखाना भी कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती में फसल अवशेष और हरी खादों का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जीवाणु इसको तोड़कर और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत विधियां हैं खाद तैयार करने की, जैसे कि नाडेव कंपोस्ट, फॉस्फो कंपोस्ट, नॉर्मल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। इन तरीके से भी अवशेषों को सड़ा गलाकर खादें तैयार की जाती है। जैविक खेती रासायनिक खेती से अच्छी होती है, लेकिन यह आसान नहीं होती। अगर आपको बनाने में समस्या आती है तो आप बाजार से भी बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। यह सामान्यतः राइजोबियम, कंसोल इत्यादि के नाम से मिलते हैं। यह भी उतना ही काम करते हैं जितने कि घोल से तैयार किया हुआ करता है।